नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल्स। चलिए आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक पाइपलाइन है और उसमें धीरे धीरे चिपचिपी मैल जमा हो रही है। शुरुआत में तो आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि पानी का बहाव सही चलता रहता है, लेकिन समय के साथ ये मैल बढ़ता जाता है और पाइपलाइन का स्पेस कम हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब पाइपलाइन में पानी जाना रुक जाता है। ठीक वैसा ही हमारी धमनियों में भी होता है जब हमारे शरीर में फैट, कोलेस्ट्रॉल और कुछ अन्य चीज़ें तय मात्रा से अधिक जमा होने लगती हैं। तो ये धमनियों में परत बनाती हैं और शुरुआत में हमें इसका पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ती जाती है और एक दिन अचानक दिल की जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाती है, कम हो जाती है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। और आज हम जानेंगे हार्ट अटैक क्या होता है एग्जैक्टली। तो हार्ट अटैक पर हम आज कई सारे डिस्कशंस करेंगे। पहले हम बात करेंगे हार्ट अटैक की वजह क्या है, बड़ी वजह क्या है। दूसरी हम बात करेंगे हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। आगे हम बात करेंगे हार्ट अटैक के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे आप आसानी से पहचान लें कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक में कौन कौन से टेस्ट यानी इन्वेस्टिगेशंस आपको करानी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे हार्ट अटैक का एक्चुअली ट्रीटमेंट या इलाज क्या है। अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो हमें क्या ट्रीटमेंट देना पड़ेगा उसको। और लास्ट में हम बात करेंगे हार्ट अटैक से बचने की क्या क्या सावधानियां आपको अपनानी चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे हार्ट अटैक की बड़ी वजह क्या क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं, बट दोबारा हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है, स्लाइड में साफ दिख रहा है आपको, धूम्रपान यानी स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, ना कि सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, हार्ट अटैक के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज़ के लिए, कैंसर के लिए, लेकिन हार्ट अटैक जो है स्मोकिंग से कई गुना बढ़ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जब हम स्मोकिंग करते हैं तो आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है, जिससे वहाँ पे ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और प्लेक बनना शुरू हो जाते हैं, चिपकना शुरू हो जाते हैं और आर्टरी ब्लॉक होने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अगर आप धूम्रपान को बंद कर देते हो, सेजेशन कर देते हो इसका स्मोकिंग का, तो एक हफ्ते के अंदर इसके रिजल्ट शुरू हो जाते हैं। और आपने एक साल पूरा छोड़ दिया तो नियरली नॉर्मल आपका हार्ट या आपकी धमनियां हो सकती हैं। तो धूम्रपान बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर। इंडिया में हर तीसरा चौथा व्यक्ति जो है इस समय हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। ये सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं करता, ये आपकी किडनी को भी डैमेज करता है, ब्रेन स्ट्रोक का बहुत बड़ा कॉमन कारण है ये। तो इसलिए हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। तीसरा हाई कोलेस्ट्रॉल। आजकल कोलेस्ट्रॉल की बात हम लोग कम करते हैं, हम बात करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल की। बैड कोलेस्ट्रॉल में क्या जाता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है, अगर आपका एलडीएल लेवल बढ़ा हुआ है तो भी कहीं ना कहीं आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। चौथी बात करते हैं मोटापा या ओबेसिटी की बात करते हैं। ये बहुत कॉमन है इंडियन, इसमें बहुत कॉमन है। बिकॉज अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, कैंसर, लाइफस्टाइल डिजीज जैसे CKD बहुत कॉमनली बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ओबेसिटी या मोटापा को कंट्रोल रखना चाहिए। हमें अपनी BMI पे कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है। खास करके जो ट्रंकल ओबेसिटी होती है, जिनका पेट बाहर निकला होता है, उनके लिए तो खतरे की घंटी है। अब बात करते हैं फिजिकल इनएक्टिविटीज की। मतलब अगर आप वॉक नहीं कर रहे, रन नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, स्विमिंग नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे, जिम नहीं कर रहे, कार्डियो नहीं कर रहे, तो आप फिजिकली इनएक्टिव हैं। और हफ्ते में हमें 30 से 40 मिनट डेली, हफ्ते में 4 से 5 दिन करना ही चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, ये बड़ी वजह हो सकती है आपके हार्ट अटैक के लिए। डायबिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज से कई गुना बढ़ जाता है हार्ट अटैक की संभावना। और डायबिटीज से साइलेंट MI मतलब साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है। मतलब दर्द भी नहीं होगा, चेस्ट पेन भी नहीं होगा, कोई सिम्टम भी नहीं होंगे, रात को सोएंगे और सुबह निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं डायबिटीज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, इसको कंट्रोल करना आवश्यक है। एक है स्ट्रेस। मेंटल हेल्थ कोविड के बाद और कोविड से पहले भी बहुत बड़ा चैलेंज था, अब तो और बढ़ गया है। मेंटल स्ट्रेस हम लोग इग्नोर करते हैं, खासकर जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स में, मीडिया में, पुलिस में, प्रशासन में, इन लोगों को सब कॉन्शियस लेवल पे भी बहुत सारा स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होती है और हार्ट अटैक की बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। अनहेल्दी डाइट, अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स पी रहे हैं, ये भी आपकी हार्ट हेल्थ को निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, हार्ट हेल्थ को खराब करते हैं। अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना भी हार्ट हेल्थ को खराब करता है, इवन ब्रेन हेल्थ को भी खराब करता है, आपकी बॉडी के लिवर को भी डैमेज करता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर घर में आपके पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, भाई, सिबलिंग किसी को भी हार्ट अटैक या हाई कोलेस्ट्रॉल या हाइपरटेंशन की बीमारी है या उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है तो आप हाई रिस्क पे हैं। तो ये सब बातें थी
बहुत सारी वजहें थी जो आपके हार्ट अटैक की हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे हार्ट अटैक के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। इंडियन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो जो लिखा है इन्होंने कि 45 से ज़्यादा अगर मेल है और 55 से ज़्यादा महिलाएं, ये चेंज हो गया है। अब तो लोगों को 25 साल से उम्र ज़्यादा में भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो एटलीस्ट जो 35 से ऊपर वाले लोग हैं, चाहे महिलाएं हैं पुरुष हैं, उनको अधिक ध्यान रखना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। मेल्स में रिस्क ज़्यादा होता है बिकॉज जब उनकी टाइप ए पर्सनालिटी होती है या बहुत सारे स्मोकिंग अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पुरुषों में इसका रिस्क अधिक होता है। हार्ट अटैक की हम जब बात कर रहे हैं, महिलाओं में मेनोपॉज के बाद रिस्क बढ़ जाता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हर चौथा भारतीय इस समय इसका शिकार है। सिर्फ ये हार्ट अटैक नहीं कर रहा है, हार्ट की और बीमारियां भी कर रहा है, साथ में किडनी डैमेज कर रहा है, आपकी आंख को डैमेज कर रहा है, रेटिना को डैमेज कर रहा है, ब्रेन डैमेज कर रहा है, स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, जैसे मैंने बताया कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं और एलडीएल हैं, इनको कंट्रोल में रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर ये आपके कंट्रोल में नहीं है तो ये भी हार्ट अटैक की, खास करके जो कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं, उनमें एक बहुत बड़ा कारण यही है कि उनका जो लिपिड प्रोफाइल है वो गड़बड़ है या उनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है। जो मैं फिर बोलूँगा, जो कम उम्र के लोग हैं, 35 से 40 से कम है, उनको जिनको हार्ट अटैक होता है, उनमें एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर निकलता है। एक तो मोटापा होता है या हाइपरटेंशन होती है या उनकी डायबिटीज अनकंट्रोल होती है, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है उनका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है या जो एलडीएल लेवल है या कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत बढ़ा हुआ होता है। टाइप 2, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस भी एक रिस्क फैक्टर है। मोटापा, जैसा मैंने बताया कि ट्रंकल ओबेसिटी बहुत खतरनाक है, ये हमें कंट्रोल करनी चाहिए। अब बात करते हैं अनहेल्दी डाइट, जैसे प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड ले रहे हैं अगर आप, या आप शुगरी ड्रिंक्स बहुत सारे पी रहे हैं, या आप प्रिजर्व्ड फूड बहुत सारा खा रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपके लिए अनहेल्दी है और आपके हार्ट के लिए भी अनहेल्दी है। फिजिकल इनएक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे फिर बताऊंगा मैं दोबारा कि अगर हफ्ते में 4-5 दिन आप वॉक, एक्सरसाइज, रन नहीं कर रहे हैं, आप जिम नहीं जा रहे हैं, कार्डियो नहीं कर रहे हैं, आप साइकिलिंग नहीं कर रहे हैं, स्विमिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो फिजिकल इनएक्टिव है। मीन्स मोटापा बढ़ाएगी, हाई ब्लड प्रेशर करेगी, आपका ट्रंकल ओबेसिटी खतरनाक हो जाती है और हार्ट अटैक की संभावना को और बढ़ा देगी। स्मोकिंग और टोबैको यूज बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आप स्मोक करते हैं, टोबैको लेते हैं, कोई किसी फॉर्म में भी लेते हैं, तो हार्ट अटैक तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, साथ में लंग कैंसर, दूसरे अन्य बहुत सारे कैंसर्स का भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। हम सब देख रहे हैं आजकल बहुत सारे सिनेमा हॉल्स में दिख रहा होता है आपको कि अगर आप ये स्मोकिंग कर रहे हैं तो मुंह का कैंसर हो रहा है, टंग का कैंसर हो रहा है, लंग्स का कैंसर हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इस पर काम करना चाहिए। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन गया है, स्पेशली कोविड के बाद। बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नौकरी चली गई, घर में कुछ फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई है या वर्क प्रेशर बढ़ गया है, उसकी वजह से भी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस है, जो एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज का भी, हाइपरटेंशन का भी और हार्ट अटैक का भी। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज, ये नई चीज़ है, मैं फिर बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हार्ट की हेल्थ चेक नहीं कराई है तो प्लीज़ अपना बेसलाइन चेकअप जरूर करा लें, जिसमें ईसीजी है, इको है, टीएमटी है, ब्लड टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल है, सीबीसी है, ब्लड शुगर है, HbA1c है, सो दैट आपके हार्ट के बारे में पता लग जाए। और खास करके इको बहुत इंपॉर्टेंट है, इको से स्ट्रक्चरल पता लग जाता है कि आपके स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बॉल्व डिफेक्ट तो नहीं है, कोई एनोमली तो नहीं है। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज है तो भी हार्ट अटैक की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति को, भारतीय को, अपने 30-35 साल से अगर वो ऊपर है तो एक बार बेसिक जितने टेस्ट हैं स्क्रीनिंग के हार्ट के, वो करा लेने चाहिए। अब बात करेंगे कि हार्ट अटैक को पहचाने कैसे। अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो उसको क्या लक्षण होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है। मैं फिर दोबारा रीइंफोर्स करूंगा, इनको अच्छे से समझ लें। अगर सीने में दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, या दर्द जो है लेफ्ट साइड जा रहा है हाथ में, राइट साइड हाथ में जा रहा है, पूरे में डिफ्यूज भी हो रहा है, या नेक में जा रहा है, या गले के अंदर जो चिन की तरफ जा रहा है, टूथ में जा रहा है, नेक में पीछे की साइड जा रहा है, और साथ में घबराहट हो रही है, भारीपन जैसा लग रहा है, अनइजीनेस लग रही है, डिजीनेस लग रही है, तो अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज इसको हार्ट अटैक का ही दर्द माने। बिकॉज बहुत सारे लोगों की इसलिए डेथ हो जाती है, वो इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये दर्द मेरा हार्ट अटैक का दर्द नहीं है, मैंने कल टिक्की खाई थी, खाना उल्टा सीधा खाया था, उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो गई, तो ये गैस का दर्द है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेस्ट पेन कैसा भी हो, अनटिल एंड अनलेस रूल्ड आउट नहीं है, जब तक कि हार्ट अटैक नहीं है तब तक हम उसे हार्ट अटैक की सोच के ही उसकी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो इसलिए मैं फिर बोलूँगा कि अगर किसी को हार्ट अटैक
मीन्स चेस्ट पेन हो रहा है तो उसकी जांच जरूर कराएं, हार्ट अटैक को रूल आउट करें, उसके बाद ही तसल्ली से बैठें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस लेने में तकलीफ, अगर आप रोज रन कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आपकी सांस नहीं फूल रही है, सडनली आपकी सांस फूलने लग जा रही है सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या वॉक करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, तो भी ये पहला सिम्टम हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं, एसओबी बोलते हैं हमारी भाषा में, तो ये पहला सिम्टम हो सकता है हार्ट अटैक का, एंजाइना का। अचानक बहुत तेज पसीना आना, सोते सोते पसीना आना, घबराहट होना एक सिम्टम हो सकता है। चक्कर आना, डिजीनेस, बेहोशी होना, सिनकपी होना, गिर जाना, हल्का अनकॉन्शियस हो जाना, ये भी एक सिम्टम है। या इन सिम्टम के साथ आपको जी मिचला रहा है, आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है या नौजिया हो रहा है, ये भी एक सिम्टम है। कोई लगातार फटीग रहा है, थकावट हो रही है, आप चलते फिरते हैं, खाना खा रहे हैं बट फटीगनेस लग रहा है, वीकनेस लग रही है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो भी एक सिम्टम हो सकता है, अनकॉमन सिम्टम हो सकता है हार्ट अटैक का। गले में घुटन या बर्निंग सेंसेशन अनकॉमन सिम्टम है, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये हार्ट अटैक हो, तो इसलिए इसको भी रूल आउट करना आवश्यक है। तो मैंने सारे सिम्टम्स बताए, लक्षण बताए, अगर इनमें से कोई भी लक्षण है और साथ में अगर कोई रिस्क फैक्टर जो मैंने पहले बताया उनमें से कोई रिस्क फैक्टर हैं, तो आप हाई चांसेस हैं कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ऐसे अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको घर नहीं बैठना है, या किसी को सिम्टम्स आ रहे हो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ उसकी हेल्प करनी है, नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके जाना है, उसको वहाँ पे शिफ्ट करना है, जो बेसिक टेस्ट होंगे जांच करवानी है, तभी जाके पता लगेगा कि हमें उसको हार्ट अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम उसकी जान बचा सकते हैं, इनिशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं और लाइफ सेविंग हो सकता है। तो इसलिए सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता होना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों की हेल्प करने के लिए भी। अब बात करेंगे कि अगर किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं तो अगर अस्पताल जाता है वो व्यक्ति, तो डॉक्टर्स के कौन कौन से टेस्ट कराते हैं। कुछ बेसिक टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से जांच कंफर्म हो जाती है और हम कंफर्म कर सकते हैं उसको हार्ट अटैक हो रहा है नहीं हो रहा है। और ये बेसिक 1-2 घंटे में सारे टेस्ट हो जाते हैं। पहला सबसे टेस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी बोलते हैं। सिंपल टेस्ट है, हम सब जानते हैं, बहुत सस्ता टेस्ट है, इसको कराते हैं। दूसरा ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें ट्रॉप टी और ट्रॉप आई है, जिससे कंफर्मेशन हो जाता है कि इसको हार्ट अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इसके अलावा सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें हम देख सकते हैं इको करके, एक सिंपल नॉन रेडिएटिव, मतलब इसमें कोई रेडिएशन भी नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड बेस्ड टेस्ट है। इको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या पता लग जाता है कि जहाँ पे भी हार्ट की जो मसल्स होती हैं, जो बॉल्स होती हैं, अगर उसमें कोई हाइपोकाइनेसिया हो रहा है, मूवमेंट कम हो रहा है, पंपिंग अच्छी नहीं हो रही, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रहा है, इससे बहुत क्लियरली पता लग जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। चेस्ट एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है, बट हाँ सीटी एंजियोग्राफी एक बहुत अच्छा नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जिससे पता लगता है कि आपकी आर्टरीज कितनी ब्लॉक है। अगर इनमें से कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है कि ईसीजी पॉजिटिव आ रहा है या ट्रॉप टी ट्रॉप आई पॉजिटिव आ रहा है या इको में उसका मोशन डिफेक्ट आ रहा है या इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम है और हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो हम फिर कॉरोनरी एंजियोग्राफी, जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है कंफर्म करने का कि आपको कोई ब्लॉकेज है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसको बहुत सारे लोग नहीं कराते हैं, इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डेथ हो जाती है। मैं फिर बोलूँगा, अगर सिम्टम्स हैं और साथ में 2-3 टेस्ट कोई पॉजिटिव हैं और डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट आपको बोल रहा है कि आपको कार्डियो एंजियोग्राफी करानी चाहिए, तो एक इमरजेंसी प्रोसीजर है, इसके लिए डिले और सेकंड ओपिनियन लेना नहीं चाहिए। अगर सेकंड ओपिनियन लेना भी है तो तुरंत लें और तुरंत डिसीजन लें उस पर। तो कॉरोनरी एंजियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसे कन्फर्म हो जाता है। स्ट्रेस टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, इको के साथ हम कर सकते हैं अगर पेशेंट हेल्दी है, फिट है तो। अब बात करते हैं इलाज कैसे करेंगे। तो आईसीयू सीसीयू की बात नहीं करते, पहले हम बात करते हैं अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको सबसे पहले क्या करना है, नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है जहाँ पे एक अच्छी इमरजेंसी सुविधा है, जहाँ पे कैथ लैब है, वहाँ पे हमें शिफ्ट करना चाहिए। उस इमरजेंसी में जब डॉक्टर देखेगा, उसके बाद जो ब्लड टेस्ट कराएगा, जो मैंने बताया पहले, इको कराएगा, ईसीजी कराएगा, ट्रॉप टी ट्रॉप आई कराएगा। अगर उसमें कुछ टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो हम पेशेंट को शिफ्ट करते हैं आईसीयू और सीसीयू में और उसकी एंजियोग्राफी करते हैं। ठीक है, एंजियोग्राफी में अगर कुछ दिखता है, डाउट लगता है, तब हम उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अगर एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज दिख रहा है तो हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं, मतलब तुरंत उसको खोल भी सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करना साथ साथ। अगर हमें लगता है कि टाइम लगता है कि किसी वजह से हम एंजियोप्लास्टी नहीं कर पा रहे हैं, एंजियोग्राफी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बहुत सारे ब्लड थिनर्स टेस्ट दे सकते हैं, पेन रिलीविंग दवाइयाँ दे सकते हैं, लोडिंग दवाइयाँ होती हैं जिसमें हम ब्लड थिनर्स देते हैं और कुछ और दवाइयाँ देते हैं, वो देते हैं। इसके अलावा अगर एंजियोग्राफी में उसके 3-4 ब्लॉकेज आ गए, मतलब मल्टीपल वेसल्स ब्लॉक हैं, या टीबीडी बोलते हैं, ट्रिपल वेसल डिजीज है, और कुछ एबनॉर्मल आर्टरीज ब्लॉकेज हैं और लग रहा है कि वो एंजियोप्लास्टी से नहीं खुल पाएंगी ब्लॉकेज, तो फिर हम लोग ऐसे केसेस में CABG मतलब बाईपास सर्जरी सलाह देते हैं। ये बहुत अनकॉमन है, बहुत कॉमन नहीं है, और डेफिनेटली अभी भी एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर हो सकता है जहाँ पे ट्रिपल वेसल डिजीज है, जहाँ पे एंजियोप्लास्टी से खोलने की संभावना कम है। कार्डियोलॉजिस्ट कह रहा है आपका कि एंजियोप्लास्टी सफिशिएंट नहीं है इस केस में, तब हमें
बाईपास सर्जरी करानी पड़ सकती है। तो मैं फिर बोलूँगा ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। जब आप इमरजेंसी में जाना है, डॉक्टर देखेगा, कुछ ब्लड टेस्ट कराएगा, कुछ ईसीजी को कराएगा, उसके वजह से डायग्नोसिस बनेगी, एंजियोग्राफी कराएंगे, एंजियोग्राफी कराते ही एंजियोप्लास्टी करा देंगे। साथ साथ अगर वहाँ ब्लॉकेज है, अगर लगता है कोई डिले हो रहा, कोई चीज़ हो, तो हम उसको तुरंत ही लोडिंग डोज देके उसको पेशेंट्स को, अगर एंजियोग्राफी नहीं करा पा रहे हैं या उस अस्पताल में कैथ लैब नहीं है, तो वहाँ कुछ 3-4 दवाइयाँ होती हैं जो लोडिंग डोज में दे देते हैं, जिससे जो आर्टरीज हैं हार्ट की वो इमीडिएटली खुल जाती हैं और उसकी सप्लाई थोड़ी सी रिस्टोर हो जाती है, हमें टाइम मिल जाता है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने का। अब बात करेंगे लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हार्ट अटैक से बचने की सावधानियां क्या है, मतलब कैसे हम हार्ट अटैक से बचें। हम सब जानते हैं परंतु हम उसको करते नहीं है। बट मैं फिर दोबारा आपसे अपील करूंगा कि हम ध्यान रखें कि स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बहुत सारी पॉपुलेशन इंडियन है, इवन महिलाएं बहुत सारे स्मोक करने लगी हैं। तो प्लीज़ इसको क्रॉस कर दें, स्मोकिंग नहीं करनी है, बंद करनी है। और 1 हफ्ते के बंद करते हैं तो 1 हफ्ते से रिजल्ट शुरू हो जाते हैं। 1 साल में तो आपका हार्ट और आर्टरी नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी 40 से 50 मिनट डेली, हफ्ते में 4 से 5 दिन करना अति आवश्यक है। मैंने बताया, चाहे रनिंग करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज में स्विमिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, कुछ भी करें, बट करना आपको है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, कुछ दिनों उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, वो दवाई की वजह से नॉर्मल होता है और उसके बाद वो दवाई बंद कर देते हैं। और ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन एक स्लो किलर है, मतलब इमीडिएट कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट धीरे धीरे जो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और सडनली क्या होता है, आपको हार्ट अटैक होगा या ब्रेन में स्ट्रोक होगा या किडनी डैमेज हो जाएगी या आपकी आंखें डैमेज हो जाएंगी, रेटिना डैमेज हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहला तो है अवेयरनेस, मतलब कि पता होना चाहिए हमारा ब्लड प्रेशर है क्या। तो घर में सबके जिसके ब्लड प्रेशर है, एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक मशीन स्क्रीनिंग के लिए होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी रीडिंग तो नहीं देती बट स्क्रीनिंग उससे हो सकती है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर का पेशेंट घर में है तो मशीन होनी चाहिए और हफ्ते में 2 से 3 बार एटलीस्ट उसको चेक करते रहें ब्लड प्रेशर कितना है। अगर 140 से ऊपर जा रहा है, 90 से ऊपर जा रहा है तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, रिव्यू करना है और चेक करना है। ब्लड प्रेशर को और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नमक कम खाना है, सॉल्ट इंटेक कम करना है, जो चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, पापड़ है, अचार है, जिस चीज़ों में नमक बहुत अधिक मात्रा में होता है उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल को रिव्यू करना है, देखना है और कंट्रोल करना है और ठीक करना है। मतलब आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ठीक होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक होना चाहिए और एलडीएल लेवल ठीक होना चाहिए। एचडीएल हाई होना चाहिए। हमारे बहुत सारे लोगों का एचडीएल कम हो गया बिकॉज हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते या डाइट ठीक से नहीं लेते। एचडीएल दो चीज़ों से बढ़ता है, या तो आप डाइट अच्छी करें, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, सलाद लें खूब सारा, सीजनल फ्रूट्स खाएं और एक्सरसाइज करें। तो एचडीएल को बढ़ाना है, एलडीएल को कम करना है, ट्राइग्लिसराइड को कम करना है, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, स्ट्रेस कम करना है, अति आवश्यक है। आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम सब कहीं ना कहीं स्ट्रेस से प्रभावित हैं। जो लोग कहते हैं कि मुझे स्ट्रेस नहीं है, सब कॉन्शियस लेवल पे उनको भी उतना ही स्ट्रेस है जितना जो लोग बता रहे हैं उनको है। मीन्स स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं? हमको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, ध्यान करना है। जो बहुत सारी हॉबीज़ हैं जिनको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए टाइम निकालना है, बुक्स पढ़नी है, रीडिंग करनी है, सोशल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है, दोस्तों के साथ गप मारनी है, गॉसिप करनी है। तो इससे हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं। अगर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से संपर्क करें, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, उसको ट्रीट भी कराना आवश्यक है। नींद, जैसे मैंने अभी बताया आपको, 6 से 8 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है। अगर आप नींद कम ले रहे हैं तो हाइपरटेंशन बढ़ेगा, आपको डायबिटीज़ बढ़ेगा, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होगा, आपकी बॉडी की जो सर्काडियन रिदम है वो खराब होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप का खराब है तो ब्रेन हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी और हार्ट हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। अगर आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं है तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। और क्या इंपॉर्टेंट है? हेल्दी डाइट, जैसे मैंने बताया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अपना वजन जरूर कंट्रोल करना है। अगर हम वजन कंट्रोल नहीं कर रहे तो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे बीमारियों को दावत दे रहे हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी की बीमारी है, कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम है। सारा का एक ही रिस्क फैक्टर है, वो है ओबेसिटी और इवन ट्रंकल ओबेसिटी, मतलब जो पेट का जो मोटापा है वो बहुत खतरनाक है। इसको कम करना आवश्यक है। कैसे कर सकते हैं? 2 ही तरीके हम सब जानते हैं बट करते नहीं हैं। क्या करना है? डाइट कंट्रोल करनी है। दूसरा क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है किसी फॉर्म में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज, जैसे लोग डायबिटीज है उनको बहुत ध्यान रखना है कि उनको साइलेंट एमआई भी हो सकता है, मतलब आप सो रहे होगे और आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, पता मिलेगा और डेथ हो जाएगी। तो ऐसा ना हो उसके लिए शुगर बहुत कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपका HbA1c लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 महीने का रेटिंग देता है, उसको 6 से कम रखें।
फास्टिंग कंट्रोल रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपी भी ठीक रखें, रैंडम ठीक रखें। तो तीनों पैरामीटर्स, चाहे वो फास्टिंग हो, चाहे वो पीपी हो या एसपी हो, तीनों पे हमें कंट्रोल करना है। अगर हमें चाहते हैं कि डायबिटीज की वजह से हमारे हार्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, आंखों में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, नर्व्स में ना हो, जॉइंट्स में ना हो, किडनी में ना हो, ब्रेन में ना हो, बिकॉज डायबिटीज आपकी बॉडी की हर कोशिका को अफेक्ट करती है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस करती है, हर अंग को कहीं ना कहीं अफेक्ट और कॉम्प्लिकेट कर रही है। तो इसलिए डायबिटीज पे ध्यान देना है हमें। एल्कोहल का सेवन नहीं करना है, हार्ट हेल्थ तो खराब कर रहा है, लिवर हेल्थ को भी खराब करता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम सब जानते हैं, तो इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। फैमिली हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग अगर किसी की है, मतलब कि अगर आपकी दादा दादी, माता पिता, नाना नानी, कोई कजिन्स में, सिस्टर्स में, सिबलिंग्स में किसी को भी स्ट्रक्चरल हेल्थ हार्ट प्रॉब्लम है, या आपको किसी को लग रहा है कि किसी की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ हार्ट हेल्थ की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, तो फिर आपको और प्रिकॉशंस लेने हैं, रिस्क फैक्टर्स को मिटिगेट करना है, जो दूसरे जिनको हम कम कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है अपने हार्ट की हेल्थ को चेक कराना, मतलब बेसलाइन टेस्ट जरूर करा लें और हर साल अपने हार्ट के चेकअप अवश्य कराएं। अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे डेफिनेटली तो हम हार्ट अटैक से तो बचेंगे, साथ में बहुत सारी दूसरी बीमारियां हैं, चाहे ब्रेन हेल्थ की हो, किडनी है, लिवर है, वो भी हमारा डैमेज होने से बच जाएगा। हार्ट अटैक एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, इससे बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही हैं, परंतु हम सब जानते हैं इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं। तो प्रिवेंट कैसे करना है? आपको अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को ठीक करना है, लाइफस्टाइल पे काम करना है, और ट्रीट कैसे करना है? अगर किसी को सिम्टम्स या लक्षण आ रहे हैं तो उसको इमीडिएट हॉस्पिटल पहुंचाना है। अगर हमने टाइमली इलाज दिला दिया उसको, तो हम कॉम्प्लिकेशंस जैसे हार्ट का जो अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट जिसको बोलते हैं, उससे बच सकते हैं, इवन डेथ से भी बच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन करना और टाइम पे ट्रीट करना। इसी के साथ हम आज इस शो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, किसी नई बीमारी पर चर्चा करेंगे, बड़ी सिंपल और आपकी आसान भाषा में। नमस्ते।